नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार। आपका स्वागत है। आधा दर्जन बच्चों का साथ हो, कच्ची गृहस्थी हो और पत्नी की मौत हो जाए तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। सायरा की मौत ने भी ताज मोहम्मद के घर और जिंदगी को तहस नहस कर दिया था। परिवार का सारा निजाम बिगड़ गया था और ताज की आंखों से नींद उड़ी हुई थी। अब कोई ताज को सुलाने वाला नहीं था। सायरा की याद बेचैन करती तो आधी रात को बेड़े उठकर टहलने लगता। कितनी देर टहले, कब नींद आएगी, स्वयं उसे पता नहीं होता था। रोजाना की तरह उस रात भी ताज की नींद उछट गई। कमरे में नाइट लैंप रोशन था। ताज ने दीवार घड़ी पर नजर डाली। 1:30 बजने वाला था। ताज ने पुनः आंखें बंद की करवट बदली और सोने की कोशिश करने लगा। उस करवट नींद नहीं आई तो दूसरी करवट ली। इसके बाद वह करवट पर करवट बदलने लगा। करवट बदलते रहने के बावजूद ताज को नींद नहीं आई तो उसे बेचैनी होने लगी। बिस्तर उसके बदन को मानो चुभने लगा। ताज उठा, घड़े से निकालकर 1 गिलास ताजा पानी पिया। उसके बाद घर में यहां से वहां तक चहलकदमी करने लगा। सभी बच्चे अपने अपने बिछोना पर सोए हुए थे। ताज के कदम ठिपके बारी बारी से सभी बच्चों को गहरी नजरों से देखने और सोचने लगा, छोटी उम्र के इन बच्चों को मां की सबसे ज्यादा जरूरत थी। मां के आंचल के साए में ही तो बच्चों की सही व अच्छी परवरिश होती है। हायरी बदन सी भी मौत ने बच्चों के सिर से मां का साया छीन लिया। बिन मां के इन बच्चों के दिल पर पता नहीं कैसी गुजरती होगी। मन में करुणा लिए हुए ताज ने सुहेल, तुफैल, रोजी, नाजिया और शान मोहम्मद को देखा। 5 बच्चे गहरी नींद सो रहे थे। कुछ देर तक उक्त 5 को प्यार की निगाह से देखता एवं सोचता रहा, मैं इनका बाप हूं, बाप ही रहूंगा। मां बन सकता हूं। बच्चों को जितना मां समझती है, बाप हरगिज नहीं समझ सकता। बेचारे मेरे जिगर के टुकड़े मां की नेमत से महरूम हो गए। अब यह किसके कदमों में जन्नत तलाश करेंगे। सोचते सोचते ताज का दिल भर आया। जी चाहा अपने बिस्तर पर औंधा जा गिरा और तकिया में मुंह छुपाकर खूब रोए। रोने से जी भी हल्का होगा, गम का एहसास घटेगा तो नींद भी आ जाएगी। बच्चों के बिछौना के पास ताज कुछ देर और खड़ा रहता तो रुलाई नहीं रोक पाता और बिलक कर रोने लगता। अतः वह वहां से हटकर कुछ फासले पर बिछी उस चारपाई के पास जा खड़ा हुआ जिस पर उसकी सौतेली बेटी सत्तो सोई हुई थी। सत्तो के पैरों के पास खड़ा होकर ताज उसे गहरी नजरों से देखने लगा। उस कमरे में भी 0 पावर का बल्ब रोशन था। गर्मी का मौसम था, इसलिए सीलिंग फैन फुल स्पीड में चल रहा था। ताज की नजर सत्तो के पैरों से उसके बदन पर घूमना शुरू हुई। सत्तो बेध्यानी से सोई थी, इसलिए उसकी सलवार के पोंछे घुटनों तक उठी हुई थी। 16 साल की कुंवारी सत्तो की गोरी पिंडलियों देखते देखते ताज का खून गर्म होने लगा। मन में कुविचार आने लगे। भले ही सामने वाला अपना सगा हो, यदि एक बार उसके प्रति गंदे विचार मन में आने लगे तो रोके नहीं रुकते। गंदी सोच का विस्तार होता जाता है। ताज भी इसी स्वाभाविक गति को प्राप्त हुआ। सायरा की मौत के बाद से ताज ने किसी स्त्री को करीब से नहीं देखा था। सत्तो की अछूती देह ने ताज को बावला सा कर दिया। वह भूल गया कि सौतेली ही सही, सत्तो उसकी बेटी है। सबसे पहले सत्तो ने ही उसे अब्बू कहना शुरू किया था। उसकी सुनी सुनाई बाकी बच्चों ने भी उसे अब्बा कहना शुरू किया। ताज ने सत्तो को जितना अधिक देखा उतना ही वासना विवेक को निगलते चली गई। उस वक्त सत्तो उसे बेटी नहीं बल्कि यौन सुधा मिटाने का उत्तम माध्यम मात्र नजर आ रही थी। सत्तो को देखते देखते ताज का मुंह सूखने लगा। धड़कने तेज हो गई। वासना के वशीभूत होकर ताज फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया और आहिस्ता आहिस्ता सत्तो की पिंडलियों पर उंगलियां फिराने लगा। सत्तो की देह में स्पंदन हुआ तो ताज ने झट से हाथ पीछे खींच लिया। सत्तो जस की तस लेटी रही तो ताज का हौसला बढ़ा। वह पुनः सत्तो की पिंडलियों सहलाने लगा। ताज पिंडलियों सहला रहा और बीच बीच में सत्तो की देह में सिहरन होती रही। अलबत्ता वह जस की तस लेटी रही। उसने ना आंखें खोली ना करवट ली। ताज की दबी हुई कामेच्छा जोर मारने लगी। उसकी हरकतें सीमाएं लांघने लगी। एकाएक सत्तो की देह तेजी से कांपी तो फिर ताज की हिम्मत नहीं हुई। उसे लगा कि दोबारा हाथ लगाने पर सत्तो जाग सकती है। कमरे में 5 दूसरे बच्चे भी सो रहे हैं। सत्तो ने हल्ला किया तो उसकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। सोच विचार कर वह फिर अपने कमरे में जाकर लेट गया। 55 वर्षीय ताज मोहम्मद मूलत मशाल जी, टोला खदरा, लखनऊ का रहने वाला था।
जूता कारीगर होने के साथ वह फालतू समय में ई रिक्शा भी चलाता था। इन दोनों कामों से उसे गुजारे लायक आय हो जाती थी। ताज मोहम्मद अपनी कमाई से खाता पीता, मौज करता। वह अविवाहित था, इसलिए मौका पाने पर इधर उधर मुंह मार लेता था। इसी दौरान करीबी मोहल्ले में रहने वाली सायरा से उसका परिचय हुआ। सायरा शादीशुदा होने के साथ सत्तो नामक एक पुत्री की मां थी। उसके पति का नाम राशिद था। किन्हीं कारणों के चलते सायरा राशिद से नाखुश थी। सायरा और ताज की मुलाकातें शुरू हुई तो उनकी नजदीकी बढ़ती गई। रीत के बंधन में बंधने के साथ उन्होंने देह का कनेक्शन भी जोड़ लिया। इसके बाद उनका लगाव इतना बढ़ा कि वे विवाह करके हमेशा के लिए एक होने का सपना देखने लगे। ताज से शादी करने के लिए सायरा राशिद को छोड़ने के लिए तैयार थी। अलबत्ता उसकी शर्त यह थी कि बेटी सत्तो को वह साथ लेकर आएगी और ताज को उसे बेटी की तरह कबूल करना होगा। ताज को इस पर किसी किस्म का एतराज नहीं था। वह सहर्ष सत्तो को बेटी की तरह अपनाने और उसे अपना नाम देने को तैयार था। दोनों के इरादे समान थे तो पूरा होने में देर का प्रश्न ही नहीं था। आपसी सहमति से सायरा ने राशिद से तलाक लिया और ताज से विवाह कर लिया। अविवाहित ताज को बीवी मिली तो दहेज में बेटी भी मिल गई। अगले 10 वर्ष में वे दोनों सुहेल तुफैल, रोजी नाजिया और शान मोहम्मद नाम के 5 बच्चों के माता पिता बन रहे। सत्तो को मिलाकर देखा जाए तो सायरा व ताज के 6 बच्चे हो गए। इसी बीच ताज ने जानकी नगर थाना क्षेत्र स्थित चंद्रिका टावर सेक्टर 3 में छोटा सा मकान बनवा लिया और मशाल जी टोला छोड़कर वहां रहने लगा। सब कुछ औसत रूप से चल रहा था कि सायरा किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ गई। ताज से जितना संभव हुआ सायरा का उपचार कराया। यह अलग बात है कि एक बार चारपाई से लगी सायरा दोबारा उठ ना सकी। उठा तो उसका जनाजा। सायरा की मौत ने ताज का परिवार अस्त व्यस्त कर दिया। बच्चों की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं रहा। ताज नारी संसर्ग का शौकीन था। रोज रात को एक खुराक लेने के बाद ही उसे नींद आती थी। सायरा की मौत के बाद खुराक के अभाव में ताज की रातों की नींद उड़ गई। एक तो परिवार की दिक्कतें, दूसरा देह की जलन। ताज देर रात तक बेचैनी से घर में टहल रहता। उस रात भी ताज टहल रहा था कि सत्तों को बेतरतीब सोया देखकर उसकी हवास स्मर वासना हावी हो गई। सत्तों के अनछुए बदन को उसने सहला या फिर उसके जाग जाने के डर से ताज अपने कमरे में जाकर लेट गया। थोड़ा समय तो लगा पर उसे नींद आ गई। सुबह ताज ने बिस्तर छोड़ा तो उसके मन में भय समाया हुआ था। डर रहा था कि उसकी शारीरिक छेड़छाड़ के चलते सत्तो जाग ना रही हो। रात को भले ही वह कुछ ना बोली हो पर अब उसकी धज्जियां ना उड़ा दे। सत्तो का व्यवहार सामान्य रहा। रोज की तरह हंसी बोली। चाय नाश्ता कराकर उसे काम पर भेजा तो ताज के मन से भय निकल गया। उसने मान लिया कि सत्तो गहरी नींद में थी। उसे पता नहीं है कि रात को उसके साथ कैसी खतरनाक छेड़छाड़ हुई थी। रात को सोने के लिए ताज अपने कमरे में लेटा तो उसके हवास पर फिर से सत्तो का कुंवारा बदन छाने लगा। मन ने मेल समाया तो पिछली रात की हरकतें दोहराने को जी मचलने लगा। दूसरी ओर अंतर आत्माओं से धिक्कारने लगी, सौतेली सही पर सत्तो तेरी बेटी है। उसके जिस्म के लोभ में जानवर मत बन। बेटी के साथ गलत करना गुनाह है। बीती रात की बातें भूलकर ताज सत्तो के साथ दोबारा कुछ गलत ना करने के लिए जी कड़ा करने लगा। घड़ी की सुइयां अपनी गति से खिसक रही 12 बजाने को आए पर रोज की तरह नींद ताज की आंखों में न समाई। बिस्तर काटने को आमादा हुआ तो ताज तख्त से टांगे लटकाकर बैठ गया। तभी सत्तो कमरे में आ गई। ताज हतप्रभसा उसे देखता रहा, फिर धीमे से बोला, सत्तो तुम? हां। मैं सत्तो का लहजा धीमा था। पिछली रात जब आप मेरे सयाने आकर खड़े हुए थे तभी मैं जाग गई थी। मेरे साथ जो जो करते रहे सब जागते हुए बंद आंखों से मैंने महसूस किया है। ताज के मन का भय सामने आया। अपराध बोध से उसकी नजरें उसे चूक गई। कुछ बोलने के लिए उसे शब्द नहीं सूझे। सधे कदमों से चलते हुए सत्तो ताज के ठीक सामने आ खड़ी हुई। शर्मिंदा क्यों है? नजरें उठाकर मुझे देखिए। ताज ने जो ही नजरें उठाई सत्तो ने अपने बदन पर लिपटी चादर खोल दी। ताज की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। सत्तो आदम अवस्था में थी, ताज मानो पथरा गया। निर्वस्त्र सत्तो ताज की जंगों पर बैठी और उसके गले में अपनी एक बांह डालकर बोली, अब जो करना चाहे कर लीजिए। जब तक करना चाहे करते रहे, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन इसके एवज में आपको भी एक वायदा करना होगा। ताज के कंठ से फंसी हुई सी आवाज निकली, कैसा वायदा मरहूम?
मम्मी की शीतकार और तख्त हिलने की आवाज से। मैं जानती रही हूं कि आप शौकीन हैं, सत्तो अपनी रो में बोली। मैं यह भी समझती हूं कि आप लंबे समय तक एकाकी जीवन नहीं जिएंगे। किसी दिन कोई औरत घर में ले आएंगे और हमसे कहेंगे, बच्चों, ये तुम्हारी नई मां है। ताज हैरत से सत्तों का मुंह तकते हुए सोचने लगा। 16 साल की यह लड़की तो मन पढ़ लेने वाली जादूगरनी है। सब सही बोल रही है। दूसरी शादी की तमन्ना भी मेरे मन में है। कुछ लोगों को सहेज भी रखा है कि कोई बेवा या तलाकशुदा हो तो बताना। लंबी सांस लेने के बाद सत्तो ने अपनी धुन में बोलना जारी रखा। आप किसी को बीवी बनाकर लाएंगे तो वह हम भाई बहनों का जीना हराम कर सकती है। मैं अपनी हवस से मजबूर होकर आपके पास नहीं आई, बल्कि घर व परिवार बचाने के लिए कुर्बानी देने आई हूं। इसके बाद उसने ताज का हाथ पकड़कर पूछा, क्या आपको मेरी शर्त मंजूर है? मंजूर है। तुम लेटो, मैं लाइट ऑन ऑफ करके दरवाजा बंद कराऊं। सत्तो ताज की जांघों पर से उठ गई। ताज ने तख्त से उठकर दरवाजा बंद किया, लाइट ऑफ की। उसके बाद सत्तो के साथ तख्त पर पसर गया। कुछ महीने पहले तक जैसा सहयोग सायरा दिया करती थी, ताज के साथ वैसा ही सहयोग अब उसकी बेटी करने लगी। उस रात पाप लीला हुई तो हर रात होने लगी। भाई बहनों के सोने के बाद सत्तो चुपके से ताज के कमरे में आ जाती। लाइट व दरवाजा बंद करके दोनों पाप पंख में गर्क हो जाते हैं। रोज रोज किया जाने वाला पाप छुपता नहीं है। कुछ महीने में 5 बच्चों को पता चल गया कि अब्बा और सत्तो आपके बीच कुछ गलत हो रहा है। कालांतर में यह बात बाहर फैली तो लोगों ने उंगली उठाना शुरू कर दी। तब तक सत्तो व ताज का रिश्ता बेहद गहरा हो चुका था। लोक लाज व जग हंसाई भी उनके लिए कोई चीज नहीं रह गई थी। दोनों की आंखों का पानी भी मर गया था। अतः कोई उंगली उठाता तो ताज अनैतिक रिश्ता कबूल करने में नहीं हिचकता। सत्तो तो मेरी सगी बेटी थोड़े है जो उससे संबंध का आरोप सुनकर मुंह चुकराओ। सत्तो का भी कुछ ऐसा ही जवाब होता, ताज मेरा सगा बाप थोड़े है। वक्त के साथ दोनों के रिश्ते पर अधिक ही उगंलियां उठने लगी तो ताज और सत्तो ने शादी करने का निश्चय कर लिया। सन 2008 में एक दिन दोनों ने डंके की चोट पर शादी कर ली। शादी के बाद सभी के मुंह बंद हो गए। यह अलग बात है कि सब सत्तो और ताज को हिकारत की नजर से देखते थे। उन दोनों को इसकी परवाह भी नहीं थी। वे अपनी मस्ती में मस्त थे। वक्त का पहिया घूमता रहा। ताज के संसर्ग से सत्तो भी रूबी नूरजहां, इम्तियाज ताहिर व तौफीक नामक 5 बच्चों की मां बन गई। 5 बच्चे पहले से थे। इन 5 को मिलाकर ताज के 10 बच्चे हो गए। सत्तो 25 वर्ष की हो गए और ताज 50 वर्ष का उम्र एवं हालात की मार से कोई अछूता नहीं रहता। ताज पर भी प्रभाव पड़ा। उसके बल एवं शक्ति में एक बड़ी हद तक कमी आ गई। 50 वर्ष के अधेड़ के लिए 25 वर्ष के तूफान को संभालना मुश्किल हुआ तो सत्तो असंतुष्ट की अग्नि में दफन होने लगी। सत्तो ने अपने वर्तमान पर विचार किया तो निष्कर्ष निकाला कि ताज बुझता हुआ दिया है। इस दिए से रोशनी की आस लगाना फिजूल है। अतः वह अपनी संतुष्टि के उपायों पर विचार करने लगी। इसी क्रम में सत्तो की कामुक दृष्टि शान मोहम्मद पर टिक गई। शान ताज व सायरा का सबसे छोटा पुत्र था। आयु में सत्तो से 10 वर्ष छोटा। कम उम्र से ही शान एक जूता कारखाना में काम करने जाने लगा था। अब तो वह अपने काम का कुशल कारीगर बन गया था। सत्तो को लगा कि यदि शान से संबंध बना लिया जाए तो नई उम्र का यह खिलता हुआ लड़का बेहतरीन बेड पार्टनर साबित हो सकता है। इसके साथ ही सत्तो के मन में ख्याल आया कि शान उसका सौतेला भाई है। इस विचार को उसने यह सोचकर झटक दिया कि वह भी तो ताज की सौतेली बेटी थी। ताज नियत मैली कर सकता है तो वह क्यों शान के लिए नियत में खोट नहीं ला सकती। उक्त कुत्सित विचार ने सत्तो को बल दिया तो वह शान पर डोरे डालने लगी। बचपन से ही शान घर में अनैतिकता का तांडव होता देखता आया था, अतः उसे बहकते देर नहीं लगी। उसके बाद एक रात शान और सत्तो की देह का कनेक्शन जुड़ गया। कामनाएं पाप के गर्त में डूबी तो सौतेला बेटा और सौतेली मां की रंग रैलियां शुरू हो गई तो भी पूर्णतः तृप्त रहने लगी। यह 2015 की बात है। मामले ने नया रंग एवं संगीन मोड़ तब लिया जब एक रात ताज की आंख खुल गई और उसने सत्तो व शान को संसर करते देख लिया। रात भर खूब बवाल हुआ। शर्मिंदा होने के बजाय सत्तो व शान ताज को ही आईना दिखाने लगे। पवित्र रिश्ते का इतना ही ख्याल था तो तुमने सौतेली बेटी को भगिया क्यों बनाया? बच्चे बड़ों को देखकर ही सीखते हैं। शान ने उसी अनैतिकता की परंपरा आगे बढ़ाई तो तुम्हारी छाती पर सांप क्यों लौट रहा है? ताज के पास अपने स्याह को सफेद कहते रहने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उस दिन के बाद घर में कलेश का माहौल बन गया।
सत्तों के कारण पिता पुत्र में तनातनी इस कदर बढ़ी कि ताज ने लखनऊ छोड़ने का फैसला कर लिया। जो फैसला किया उस पर अमल भी किया। सत्तो तथा अपने 9 बच्चों को लेकर एक रोज ताज मुंबई चला गया। ताज जूता कारीगर था। बच्चे भी बड़े होकर छिटपुट कार्य करने लगे थे, इसलिए वहां इस परिवार को आजीविका से नहीं जूझना पड़ा। शान अकेला लखनऊ में रहता रहा। जूता कारखाना से उसे मजे से गुजारे लायक पैसा मिल जाता था। फोन पर सत्तो से उसका संपर्क निरंतर बना हुआ था। सत्तो उससे अपनी तड़प बयान किया करती थी। तुम बिन जी नहीं लगता, तुम्हारी याद में जल बिन मछली की तरह तड़पती रहती हूं। तुमको देखना पता नहीं कब मुकद्दर में लिखा है। सत्तो के मार्मिक संवादों ने शान पर ऐसा असर डाला कि 4 महीने बाद वह भी मुंबई पहुंच गया। अकेला मुझसे नहीं रहा जा रहा, तुम लोगों के साथ रहूंगा। ताज शान को अपने साथ नहीं रखना चाहता था, अलबत्ता वह उसे घर से निकाले में बाहर करने में सफल नहीं हुआ। परिवार के साथ रहकर शान पिता की छाती पर मूंग दलने लगा। जैसे ही मौका मिलता, शान की सौतेली मां उसकी बाहों में आ बंधती पाप के अध्याय फिर लिखे जाने लगे। कुछ महीने में ताज को इन सारी बातों की खबर हो गई। मुंबई में वह कोई बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहता था, इसलिए पूरे परिवार के साथ वह लखनऊ लौट आया। सत्तो व शान की रासलीला फिर धड़ल्ले से चलने लगी। दोनों को एक दूसरे के बिना करार नहीं था। अत उन्होंने शादी करने का निर्णय कर लिया। रिश्ते में ऐसे ऐसे गजब पेंच फंसे थे कि सत्तो व शान का निकाह नहीं हो सकता था। कोर्ट मैरिज उनके सामने एकमात्र विकल्प था। इसमें भी समस्या यह थी कि शान की आयु मात्र 20 वर्ष थी, जबकि कानूनी रूप से विवाह करने के लिए उसका 21 वर्ष का होना आवश्यक था। अतः वे दोनों 1 वर्ष बीतने की प्रतीक्षा करने लगे। दूसरी ओर ताज उन दोनों के संबंध में बाधक बना हुआ था। सत्तो व शान को मनमानी करने का मौका नहीं मिला, तो आपस में सलाह करके वे कहीं भाग गए। मोहल्ले में पूरे परिवार की जमकर किरकिरी हुई। इसके बावजूद ताज ने दोनों को पता लगाकर उन्हें वापस लाने की जरूरत नहीं समझी। 1 महीना बीतते बीतते सत्तो व शान वापस घर आए। ताज उन दोनों को घर में नहीं रखना चाहता था, मगर वे जबरदस्ती रहने लगे। परिवार में स्वयं को असहाय पाकर ताज ने थाना जानकीपुरम जाकर शिकायत की। पुलिस की नजर में यह मामला पारिवारिक विवाद से अधिक नहीं था, अतः दारोगा ने शान को थाने बुलाकर समझाया और वापस भेज दिया। इस वाकये के बाद पिता पुत्र की तनतन और बढ़ गई। 26 जून 2019 को रोज की तरह सत्तो सुबह उठी और झाड़ू बुहारी करने लगी। जब वह पति के कमरे में गई तो उसे लहूलुहान पड़ा। देखा, सत्तो की चीखें गूंजी तो अनेक पड़ोसी एकत्र हो गए। उनमें से ही किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। सूचना पाते ही इंस्पेक्टर जानकीपुरम मोहम्मद अशरफ दलबल सहित मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने ताज को ट्रामा सेंटर भेजा, जहां प्राथमिक परीक्षण में ही उसे मृत घोषित कर दिया गया। मौके पर की गई तहकीकात में सत्तो की बेटी नूरजहां ने कत्ल का राज फाश कर दिया। उसने बताया कि रात 3:30 पर वह लघु शंका करने उठी थी। तब उसने देखा था कि अब्बा का मुंह दबाकर शान भाई उन्हें चाकू घोंप रहा था। उक्त घटना से नूरजहां बुरी तरह डर गई थी, इसीलिए मुंह लपेटकर अपने बिस्तर पर पड़ी रही थी और घटना की बाबत किसी को कुछ नहीं बताया था। मोहम्मद अशरफ ने शान की तलाश की तो वह फरार मिला। मौके पर आवश्यक कार्रवाई के बाद मोहम्मद अशरफ ने सत्तो को वादी बनाकर धारा 3-102 आईपीसी के तहत मुकदमा इल्जाम नंबर 2 153 B199 पर कायम कर लिया। घटना के दूसरे दिन 27 जून को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने खुर्दा क्रॉसिंग के पास से शान को बंदी बना लिया। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू व खून सन्ने वस्त्र भी बरामद कर लिए गए। पूछताछ में शान ने रिश्ते के अजब गजब समीकरण का खुलासा करते हुए बताया कि पिता ने उसका जीना हराम किया हुआ था, इसलिए उकताकर उसने पिता की हत्या की योजना बनाई थी। ताज की हत्या के पीछे उसका इरादा रास्ते का कटा साफ करके सत्तो से विवाह करने का था। 26 जून 2019 को रात 3:30 पर चाकू लेकर वह पिता के कमरे में पहुंचा। बाएं हाथ से उसका मुंह दबाया और दाहिने हाथ में लिए चाकू से उसे काट डाला। शान का प्लान तब चौपट हुआ जब लघु